नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हम लोग जो है अभी इस रेनबो पार्ट 2 का प्रोज सेक्शन का हमने जो है फर्स्ट यानी पहला चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर पढ़ा। मतलब हमने जो है 2 पार्ट में कुल मिला के हमने 12 पैराग्राफ तक पढ़ लिया है। आज के इस पार्ट में जो है हमें 13 से यानी कि 13 नंबर पैराग्राफ से पढ़ने हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इससे पहले हमने जो है 12 पैराग्राफ तक पढ़ लिया है। मुझे आशा है कि आपने जो है घर पे उसे पढ़ करके रिवीजन किया होगा, आपने खुद रीडिंग लगाया होगा, आपको भी रीडिंग लगाते चलना है। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं पैरा नंबर 13। ठीक है, पैराग्राफ 13 से स्टार्ट करते हैं पढ़ना और देखते हैं कि इसमें क्या गांधी जी कह रहे हैं। याद है ना स्टोरी, कहाँ तक हम लोग पढ़े थे? तो हमने ये देखा था पिछले वाले पैराग्राफ में कि जो क्लाइमेट उन लोगों ने विकसित किया हुआ है यानी वेस्टर्न ने, तो वो उनके लिए अच्छा है, उनके क्लाइमेट के अनुसार उनका सभ्यता अच्छा है और हमारी सभ्यता हमारे क्लाइमेट के अनुसार अच्छा है। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आगे देखते हैं। द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन इंडेफिनिट मल्टीप्लाइसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स। कहा जा रहा है कि आधुनिक सभ्यता की विशिष्टता की अगर हम बात करें, ठीक है, देखिए मॉडर्न सिविलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं ना, क्योंकि मॉडर्न सिविलाइजेशन और एक अपनी सभ्यता यानी इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आधुनिक सभ्यता की अगर हम बात करें तो इसका विशिष्ट लक्षण यह है कि इसमें जो है मानव की इच्छा को क्या करता है? मल्टीप्लाइसिटी, यानी मानव की इच्छा को, मल्टीप्लाई मतलब क्या होता है? गुणा करना, यानी मल्टीप्लाई यानी कि बढ़ाता है। ठीक है, मानव के ह्यूमन वांट्स, मानव के इच्छाओं को और ये बढ़ाता रहता है, उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहती है। मॉडर्न सिविलाइजेशन में ऐसा देखा जाता है। यानी अगर आप आधुनिक सभ्यता को अपनाते हैं तो आप अपने इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। आपकी इच्छाएं जो है बढ़ती जाएंगी और कभी भी आपको संतुष्टि नहीं होगा। ये होता है। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन इज एन इम्पेरेटिव restriction upon and a strict regulating of these wants। जबकि अगर प्राचीन सभ्यता की बात करें, द करेक्टरिस्टिक ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन, एंशिएंट मतलब क्या होता है? प्राचीन, सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता। जबकि हम प्राचीन सभ्यता की अगर बात करें तो इसमें हमारे चाहतों पर नियंत्रण करने की बात कही गई है। यानी प्राचीन सभ्यता को हम अपनाते हैं, भारतीय सभ्यता को अपनाते हैं, तो इसमें हम अपने चाहतों पर नियंत्रण रख सकते हैं और चाहतों पर जो नियंत्रण रख लेगा वह व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है और संतुष्ट रहता है। ठीक है, आगे बात बताई जा रही है कि द मॉडर्न और वेस्टर्न इनसैटिएबलनेस अराइजेस रियली फ्रॉम वांट ऑफ लिविंग फेथ इन अ फ्यूचर। मतलब ये हुआ कि भविष्य की अवस्था और परम सुख की भावना की अगर बात करें तो देखिए असंतोष हमेशा पैदा करता है। अगर हम भविष्य की अवस्था परम सुख की भावना की सोच रखते हैं तो ये हमें असंतोष पैदा करता है। जबकि प्राचीन या पूर्व सभ्यता के बारे में अगर बात करें, आइए देखते हैं। एंड स्टेट एंड देयरफॉर आल्सो इन डिविनिटी। ठीक है, अगर हम बात करें प्राचीन और पूर्व सभ्यता की तो इसमें हमें चाहतों पर अंकुश की बात भविष्य के साथ परम अस्तित्व में विश्वास रखने का कारण होता है ना। द रिस्ट्रेंट ऑफ एंशिएंट और ईस्टर्न सिविलाइजेशन अराइजेज फ्रॉम अ बिलीफ ऑफन इन स्पाइट ऑफ आवर सेल्व्स इन अ फ्यूचर स्टेट एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ अ डिवाइन पावर ना। इसमें क्या है कि अगर हम पूर्व की सभ्यताओं में चाहतों पर अंकुश की बात भविष्य के साथ रखते हैं तो ये अस्तित्व में विश्वास का कारण पैदा करती है। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ डिवाइन पावर यानी हमें भक्ति ना, दैवीय शक्ति में विश्वास रखने का कारण बनता है। ये हमारी सभ्यता सिखलाता है। आगे हम पैराग्राफ 14 देखते हैं। सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस आर टू, आगे देखते हैं, मैडेनिंग टू रिजिस्ट ना, मैडेनिंग टू रिजिस्ट यानी सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस आर टू मैडेनिंग टू रिजिस्ट। मतलब ये कह रहे हैं महात्मा गांधी कि कुछ आधुनिक आविष्कार ना जो मॉडर्न सभ्यताओं ने, यानी कि जो ये कह सकते हैं कि उन लोगों की विज्ञान ने जो विकसित की हुई है, कुछ ऐसी सभ्यताएं उन्होंने विकसित की हुई है, कुछ ऐसे चीज़ों का आविष्कार किए हुए हैं जो कि बिल्कुल ही पागलपन है। उनके आविष्कार को देख के लगता है कि ये क्या पागलपन इन्होंने कर दिया। जैसे अभी अगर हम देखें तो अभी तो हम लोग क्लियर नहीं कर सकते, अभी जो हमारे देश में कोरोना को लेकर के चल रहा है पूरे विश्व में, तो इसे हम लोग क्लियर किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। लेकिन न्यूज़ के अनुसार अगर देखा जाए तो लोगों का कहना ये है कि इसे जो है बनाया गया है।
क्या किया गया है, लैब में बनाया गया है, इसे आविष्कार किया गया है। मतलब किसी चीज़ के लिए हो सकता है कि किसी अच्छी चीज़ के लिए ही कर रहे हों वो लोग कि भविष्य में काम आए, या जो भी सोच के वो लोग कर रहे हों, लेकिन इसे आविष्कार किया गया है ना। और आविष्कार हो जाता अगर अच्छे से, ये फैली नहीं होती बीमारी, तो आगे चल करके वो देश अपने आप को दावा भी ठोकता कि मैंने इतनी बड़ी चीज़ों का आविष्कार किया है, ये भी हो सकता था। तो इसी तरह की कुछ चीज़ें जो कि आविष्कार उस देशों ने, उन कंट्रियों ने किया, जो कि बहुत ही पागलपन है, उनके पागलपन को दर्शाता है। देखिए कितनी अच्छी बात कह रहे हैं, वो चीज़ें जो उस समय बोले हैं आज भी फिट बैठ रहा है कि नहीं। तो कुछ ऐसा आविष्कार है उनकी कि जो देख करके बिल्कुल ही पागलपन लगता है, जिससे कि सहा भी नहीं जा सकता, जिसको सहन ही नहीं किया जा सकता। कुछ ऐसे आविष्कार हैं जिसका बर्दाश्त हम लोग कर ही नहीं सकते, जैसे आज हम नहीं कर पा रहे हैं। पूरा देश के लोग जो है घरों में बंद है कि नहीं। बट आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट दैट द विक्टोरी ऑफ मैन हैज इन दैट रेजिस्टेंस। कह रहे हैं महात्मा गांधी कि मतलब हम कुछ ऐसे आविष्कार हैं जिसका हम सहन भी नहीं कर सकते, इतने पागलपन है, लेकिन मुझे इसमें कतई संदेह नहीं है कि मानव की वास्तविक विजय सहनशीलता में है। वही कह रहे हैं कि दैट द विक्ट्री ऑफ मैन हैज इन दैट रेजिस्टेंस। मानव की वास्तविक खुशी और मानव की जो है वास्तविक सहन, मतलब कि अगर देखा जाए विजय और मानव की वास्तविक खुशी, तो उन सारे चीज़ों में नहीं, बल्कि मानव की वास्तविक खुशी और वास्तविक विजय जो है सहनशीलता में है, न कि उन सारे चीज़ों में जो उन्होंने खोज की हुई है। ठीक है। वी आर इन डेंजर ऑफ बाटेरिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर मोमेंट्री प्लेजर। अब यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात कर रहे हैं कि वी आर इन डेंजर ऑफ बाटेरिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर मोमेंट्री प्लेजर। मतलब ये कह रहे हैं महात्मा गांधी जी कि हम अस्थाई सुख को क्षणिक सुख में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर इन डेंजर ऑफ बाटेरिंग अवे द परमानेंट गुड। हम जो हैं, अब हमारे पास जो परमानेंट यानी अस्थाई सुख हमारे पास जो है, उस सुख को हम लोग त्याग कर रहे हैं, उस सुख को जो है हम नज़रअंदाज कर रहे हैं। किस कारण? फॉर मोमेंट्री प्लेजर, यानी क्षणिक सुख के लालच में हम जो है अपने अस्थाई सुख को जो है भूलते जा रहे हैं। क्षणिक सुख क्या, मैं कल ही बताया था, पिछले वाले पैराग्राफ में हमने चर्चा किया था कि हमने एक पंखा होता है जिसे हम लोग डुलाते रहते हैं रात को ना, और अपने सोते रहते हैं, और एक पंखा इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला होता है। ये क्षणिक है, अभी लाइट कट जाएगा तुरंत गर्मी लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन अपना जो होता है जिसे हम लोग जब चाहें तब डुलाते रहें, रात भर ना पंखे को डुलाते रहेंगे, सोते रहेंगे, तो वो हुआ क्षणिक सुख, और जो है एक अस्थाई सुख। वही कह रहे हैं कि हम लोग जो है अपने अस्थाई सुख को भूल रहे हैं और क्षणिक सुख को जो है अपनाते रह रहे हैं ना। आगे देखते हैं क्या कर रहे हैं। जस्ट एज इन द वेस्ट दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरीज इन थिंग्स मटेरियल। ना कह रहे हैं महात्मा गांधी जी, पश्चिमी ने भौतिकता के क्षेत्र में, वेस्ट दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरीज, पश्चिमी ने जो है, पश्चिमी कंट्री ने भौतिकता के क्षेत्र में उन्होंने बहुत अच्छी बड़ी बड़ी ना आश्चर्यजनक खोज की हुई है। ठीक है। सिमिलरली हिंदुइज्म हैज मेड स्टिल मोर मार्वलस डिस्कवरीज इन थिंग्स ऑफ रिलीजियन ऑफ द स्पिरिट ऑफ द सोल। कह रहे हैं कि इसमें कतई संदेह नहीं है कि वेस्ट कंट्री ने, यानी पश्चिमी देशों ने जो है, अगर भौतिकता के क्षेत्र में देखी जाए तो उन्होंने बहुत आश्चर्यजनक और बड़ी बड़ी खोज की है, इसमें कोई संदेह नहीं है, मैं इस बात को मानता हूँ। लेकिन सिमिलरली यानी कि उसी तरह ना, सिमिलरली मीन्स क्या होता है, उसी तरह जिस प्रकार से वेस्ट ने बड़ी बड़ी चीज़ों, आश्चर्यजनक चीज़ों को, वंडरफुल डिस्कवरीज यानी आश्चर्यजनक खोजें उन्होंने की है, ठीक उसी प्रकार हिंदुइज्म यानी हिंदुत्व यानी कि हिंदुस्तान यानी कि भारत ने भी जो है मेड स्टिल मोर मार्वलस डिस्कवरीज, इसने भी जो है बड़ी बड़ी खोज की है उन्हीं लोगों की तरह। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं ने जो है बड़ी बड़ी और आश्चर्यजनक खोज की हैं, हमारे देश ने भी आश्चर्यजनक और बड़ी बड़ी खोज की है इन थिंग्स। लेकिन किन क्षेत्रों में? महात्मा गांधी जी बता रहे हैं कि ऑफ रिलीजियन, धर्मों की, ऑफ द स्पिरिट, आत्माओं की, ऑफ द सोल ना। वही कह रहे हैं कि धर्म, नैतिकता एवं आत्मा की खोज हमारे देश ने की हुई है, न कि सिर्फ पंखों की, न कि सिर्फ बल्ब की, बल्कि हमारे देश ने जो है धर्म की खोज की है, जिस धर्म के आधार पर न पूरी दुनिया जो है चलती है, जिस धर्म को पूरा दुनिया अपनाता है, वो गौतम बुद्ध ना, महात्मा गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म, जिसको कि आज कई कंट्री ने जो है अपनाया हुआ है, इतना बड़ा धर्म ना। तो और भी कई धर्म जो है ना हमारे देश ने जो है दी हुई है पूरी दुनिया को ना, आत्माओं से सबको मिलन कराया है। तो इस तरह की खोज जो है हमारे देश ने की हुई है।
ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी खोज है, उनकी खोज के तुलना में हमारी खोज बहुत बड़ी खोज है, ये महात्मा गांधी जी दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए देखते हैं पैराग्राफ 16, बट वी हैव नो आई फॉर दिस ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज। कह रहे हैं कि इतनी बड़ी बड़ी खोज हमारे देश के बड़े बड़े लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने या इतिहासकारों ने या जो भी हो ना, जानकारों ने इतनी बड़ी बड़ी खोज की हैं, लेकिन वी हैव नो आई, लेकिन हमारे पास उन चीज़ों को देखने के लिए आईज ही नहीं है। कितनी खराब बात है बताइए। तो हम इस चीज़ों को नहीं देख रहे हैं, ये बहुत ही हमारे लिए ना अच्छी बात नहीं है ये कि बट वी हैव नो आई, लेकिन हमें जो है उन बड़ी बड़ी चीज़ों का जो आविष्कार हमारे देश के लोगों ने, पूर्वजों ने किया है, उन चीज़ों को देखने के लिए हमारे पास आँख ही नहीं है। अच्छी चीज़ों को हमारी आँखें देख ही नहीं रही है। गांधी जी के 3 बंदर थे, बुरा नहीं देखते थे, एक बुरा नहीं सुनते थे, एक बुरा नहीं बोलते थे। आज के बंदर ऐसे हो गए हैं कि बुरा देख रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, बुरा सुन रहे हैं, अच्छे सुन ही नहीं रहे हैं, है कि नहीं? अच्छे देख ही नहीं रहे हैं, अच्छे बोल ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल उल्टा हो गया है। तो वही कह रहे हैं कि लेकिन हमें जो है उन चीज़ों को देखने के लिए हमारे पास आँख ही नहीं है। वी आर डेजल्ट बाय द मटेरियल प्रोग्रेस दैट वेस्टर्न साइंस हैज़ मेड। कह रहे हैं कि हम जो हैं उन चकाचौंध में खो गए हैं जिन भौतिक चीज़ों का विकास वेस्टर्न साइंस यानी पश्चिमी विज्ञान ने जिन चीज़ों का विकास किया है, भौतिक क्षेत्र में जिन चीज़ों का उसने विकास किया है, जिन चीज़ों को बनाया है, उन चीज़ों के चकाचौंध में हम भी खो गए हैं। और उन चकाचौंध में खो जाने के कारण हम अपने इतने बड़े बड़ी चीज़ों को देख ही नहीं रहे हैं। अब देखिए, पहले जो मूवी आया करता था बॉलीवुड का, जब भी गाना का टाइम आता था, जब गाना बजता है ना फिल्म में, जब गाना आता है तो जैसे ही गाना का समय आता तो गाना कहाँ होता था, तुरंत एक फील्ड में चला जाता था जहाँ पूरा घास लगा होता था और वहाँ पे गाना होता था, हीरो हीरोइन वहाँ पे डांस करते थे। आज जैसे ही गाना की बारी आती है, फिल्म चल रहा है, जैसे ही गाना आता है वैसे ही एक क्लब में चला जाता है आदमी, और क्लब में जाके डांस हो रहा है, खूब डीजे बज रहा है, उसी में पता ही नहीं चलता कौन कैसे डांस कर रहा है, सब इतने लोग उसमें रहते हैं, कुछ टैलेंट का भी पता नहीं चलता है। नहीं, तो ये है भौतिक चीज़ें, भौतिक विज्ञान। और एक हमारी विज्ञान थी कि जिन्होंने जो है, जिस विज्ञान के तहत हम जो है पूरे हरे भरे फील्ड में जा कर के हमारे हीरो हीरोइन डांस करते थे, इससे हमारे कई चीज़ों में फ़ायदा होता था। एक तो फ्रेश हवा मिल जाता था, ठीक है, और हरे भरे चीज़ों को देख करके आँख भी हमारा सही रहता था। अब जो है एक बंद कमरे में जा कर के उसमें जो है खूब डांस कर रहा है हीरो और हीरोइन, उसमें जो है अनेकों तरह की हानियाँ हो रही हैं, तेज़ आवाज़ ना, अब उसमें हरा भरा भी नहीं दिख रहा है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। वही कह रहे हैं आई एम नॉट इन मॉड ना ऑफ दैट प्रोग्रेस। कह रहे हैं कि देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं उस विकास से खुश नहीं हूँ, आई एम नॉट इन अ मोड ऑफ दैट प्रोग्रेस। न करें कि ऐसा नहीं है कि मैं उस विकास से खुश नहीं हूँ जो उन्होंने किया है ना। इन फैक्ट इट ऑलमोस्ट सीम्स एज दाउ गॉड इन हिज विजडम हैज़ प्रिवेंटेड इंडिया फ्रॉम प्रोग्रेसिंग along those lines so that it might fulfill its special mission of resisting on। आगे आएगा ना, कह रहे हैं कि in fact it almost seems as though God in his wisdom has prevented India from progressing। ना कह रहे हैं यहाँ पे कि ऐसा नहीं है कि मैं उनकी जो खोज किया है, जो उन्होंने विकसित किया है, उससे मैं दुखी नहीं हूँ। वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है कि ईश्वर ने भारत को उस दिशा में बढ़ने से रोका है। इनको लग रहा है कि प्रिवेंटेड इंडिया फ्रॉम प्रोग्रेसिंग, ना गॉड इन हिज विजडम हैज़ प्रिवेंटेड। कह रहे हैं कि वास्तव में मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान ने जो है हमें उस ना प्रोग्रेसिंग, यानी जो उन्होंने प्रोग्रेस किया है उधर हम लोगों को जाने से हमारे भगवान जो है हमको लगता है कि रोकते हैं ना, उस दिशा में बढ़ने नहीं देते हैं, ताकि वह भौतिकता के फैलाव को रोकने के लिए विशिष्ट लक्ष्य में सफल हो सकें ना। अ स्पेशल मिशन ऑफ रेसिस्टिंग द ऑनर्स ऑफ मटेरियलिज्म ना, हमें इसलिए रोकते हैं, भगवान हमें रोक लेते हैं कि हम अपने विशिष्ट लक्ष्य में सफल हो सकें। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। पैराग्राफ 17, आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज़ केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ। कह रहे हैं कि आफ्टर ऑल, आखिरकार, आफ्टर ऑल आखिरकार होता है ना, देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म, कुछ ना कुछ तो बात हिंदुइज्म में भी है। ये भी मानना पड़ेगा पूरे विश्व को, और हमको और आपको भी, हमारे देश के लोगों को भी, कि कुछ न कुछ तो बात हमारे हिंदुइज्म में भी है, खास बात। दैट हैज़ केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ, कि जो अब तक हमारे न संस्कृति को बरकरार रखा है, न मरने नहीं दिया है, मिटने नहीं दिया है। कुछ तो बात है, ऐसे ही नहीं तो अगर कुछ बात नहीं होती तो उतने बड़े बड़े कंट्री
ना, इतने बड़े बड़े कंट्री थे, रोम था ना, इजिप्शियन था, चाइना था, हाँ उतने बड़े बड़े कंट्री जब वो उसी क्षेत्र में बह गए तो हम भी बह गए होते ना, अगर हमारे में कुछ बात नहीं होती तो। इसीलिए कह रहे हैं कुछ तो बात है, समथिंग इन हिंदुइज्म, है कि नहीं। It has witnessed the fall of Babylonian, Syrian, Persian and Egyptian civilizations। कह रहे हैं कि it has witnessed, इस बात का गवाह है। कौन गवाह है? हमारा देश, हमारी सभ्यता। ना कह रहे हैं कि इस बात का गवाह है, हमारी सभ्यता जो है इस बात का गवाह है। कहते हैं कि बेबीलोनियन, ना कह रहे हैं कि ये बेबीलोनियन, सीरियन, पर्शियन एंड इजिप्शियन सिविलाइजेशंस, कि बेबीलोनियन का जो सभ्यता था, सीरियन का जो सभ्यता था, पर्शियन का, इजिप्शियन का जो सभ्यता था, उन सारी सभ्यताओं को पतन होते हमारी देश की सभ्यता ने अपनी आंखों से देखा है। लेकिन फिर भी इसका पतन नहीं हुआ है। हमारे देश की सभ्यता ने, हमारे देश के लोगों ने बेबीलोनियन की सभ्यता को, सीरियन, पर्शियन, इजिप्शियन की सभ्यता को ना चेंज होते हुए देखा है, उसको भी जो है, उन वहाँ के लोगों को भी जो है पश्चिमी सभ्यता को अपनाते हुए देखा है, अपने सभ्यता को खुद पतन करके दूसरी सभ्यता को अपनाते हुए देखा है, और फिर भी हमारी सभ्यता जो है अपनी सभ्यता को छोड़ा नहीं है। यानी कि इन सब चीज़ों का गवाह है ना, इट हैज विटनेस्ड, हमारी सभ्यता बेबीलोनियन, सीरियन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन के ना पतन होने का गवाह है, कि किस प्रकार से जो है हमारी सभ्यता के सामने ही उन सारी सभ्यताओं का पतन हो गया। फॉल ऑफ मतलब गिरना, पतन होना ना, हमारी सभ्यता के आगे ही उन सारी सभ्यताओं का पतन हो गया, लेकिन फिर भी हमारा सभ्यता जो है अभी जैसे का वैसे ही रहा ना। कास्ट अ लुक अराउंड यू, कह रहे हैं कि अपने चारों तरफ देखिए, नज़र घुमा के देखिए और ज़रा सोचिए ना। कह रहे हैं कि अपने चारों तरफ नज़र घुमा के देखिए और सोचिए, वेयर इज़ रोम, कहाँ है रोम, एंड वेयर इज़ ग्रीस, और कहाँ है ग्रीस, जिसका नाम आप लेते रहते हैं इतने बड़े बड़े कंट्री। कैन यू फाइंड टुडे एनी वेयर द इटली ऑफ गिब्बन, क्या आप आज कभी कहीं भी देख रहे हैं कि कहाँ है इटली ऑफ गिब्बन ना। अपनी नज़र घुमा के देखें, कहाँ है रोम, कहाँ है ग्रीस। क्या आज आप उस इटली और रोम को देख सकते हैं? बताइए, क्या देख सकते हैं? और रैदर द एंशिएंट रोम, फॉर रोम वॉज इटली, बताइए क्या आप आज भी जो है उन इटली को ना, इटली ऑफ गिब्बन को क्या देख सकते हैं? अपने आसपास कहीं देख रहे हैं? जिसकी चर्चा जीवन का इतिहास करता है, एंशिएंट रोम और फॉर रोम वॉज इटली। कह रहे हैं कि जिसकी चर्चा जीवन का इतिहास करता है ना, पूरे देश मानते हैं, पूरे विश्व मानते हैं, क्या आज वो इटली आपको दिखाई पड़ रहा है? इटली जगह तो दिखाई पड़ेगा, वहाँ के लोग भी दिखाई पड़ेंगे, लेकिन उनकी वहाँ की खुद की जो सभ्यता कभी हुआ करती थी वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपको मैं बता दूं कि इटली बहुत ज़्यादा जो है भारत से मिलता जुलता है, पहले और भी ज़्यादा मिलता जुलता था, लेकिन आज वेस्टर्नाइज होने के कारण जो है भारत से बहुत भिन्न हो गया है। ठीक है, आगे देखते हैं 18 नंबर पैराग्राफ में क्या कहते हैं गांधी जी। गो टू ग्रीस वेयर इज़ द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन, कह रहे हैं कि आप जो है ग्रीस जाइए। ग्रीस, वेयर इज़ द वर्ल्ड, ये देखिए वर्ल्ड है WORLD, ठीक है, तो वेयर इज़ द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन, कह रहे हैं कि आप ग्रीस जाइए और वहाँ देखिए कि वहाँ की सबसे विश्व फेमस, वर्ल्ड फेमस यानी विश्व प्रसिद्ध एटिक सिविलाइजेशन कहाँ है। आपको मैं एक बात बता दूं इस लाइन को बताने से पहले कि ग्रीस में एक सभ्यता था, मतलब जो सभ्यता था, जिस सभ्यता के अंतर्गत लोग वहाँ के रहते थे, जिस सभ्यता को अपनाए हुए थे, उस सभ्यता को एटिक सिविलाइजेशन कहा जाता था। ये ग्रीक की सिविलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, और ये सभ्यता बहुत ही बेहतरीन सभ्यता थी, जिसका चर्चा पूरे विश्व में किया जाता था, पूरे विश्व के लोग इस सभ्यता को अच्छा मानते थे। तो वहीं गांधी जी कह रहे हैं कि जाइए ग्रीस और जाके देखिए क्या वह विश्व प्रसिद्ध सभ्यता एटिक सिविलाइजेशन, जिसका कि पूरा विश्व लोहा मानता था, क्या आज आपको वहाँ पे दिखाई पड़ रहा है? जाइए और देख के आइए, मुझे बताइए। कह रहे हैं महात्मा गांधी जी कि क्या वो एटिक सिविलाइजेशन दिखे आपको, दिख रहा है? जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि वो एटिक सिविलाइजेशन का वहाँ तो नामो निशान ही नहीं है। ठीक है, देन कमिंग टू इंडिया,
और तब इंडिया आइए, भारत आइए। लेट वन गो थ्रू द मोस्ट एंशियंट रिकॉर्ड्स एंड देन लुक अराउंड यू एंड यू वुड बी कॉन्स्ट्रेंड टू से येस आई सी हियर एंशियंट इंडिया स्टिल लिविंग। कह रहे हैं कि तब भारत आइए और आकर के यहाँ के धर्म ग्रंथों, यहाँ के ऐतिहासिक चीज़ों को पढ़िए ना, यहाँ के रिकॉर्ड्स को पढ़िए, यहाँ के रखे गए सभ्यताओं के चीज़ों को पढ़िए, पुरानी पुरानी चीज़ों को, सभ्यता से संबंधित यहाँ के इतिहासों को पढ़िए, तभी ना आप जानिएगा कि पुराना हमारा इतिहास क्या था, पुरानी हमारी सभ्यता क्या थी। और तब उन किताबों को रख करके अपने आसपास यू एंड यू वुड बी कॉन्स्टेंट टू से, और तब जो है अपने आसपास यहाँ पे कह रहे हैं देन लुक अराउंड यू, और उस किताबों को, उन इतिहासों को पढ़ करके उन्हें रख दीजिए और तब अपने आसपास देखिए कि क्या जो आप किताबों में पढ़ा हजारों साल पुरानी चीज़ों को, क्या उन चीज़ों को आज हमारे लोग अपनाए हैं, क्या उन चीज़ों को अपनाते हुए अपने जीवन को जी रहे हैं या नहीं। जब आप इतना करेंगे तो मेरा विश्वास है येस आई सी, तब आप कहिएगा कि हाँ हाँ मैं उस प्राचीन भारत को अभी भी जीवित देख रहा हूँ ना, जिस प्राचीन भारत की चर्चाएं इस किताब में रिकॉर्ड में रखी गई हैं, उन चीज़ों को मैं आज भी अपने लोगों के बीच मौजूद देख रहा हूँ, लोगों के बीच अपनाए हुए ना उस सभ्यताओं को देख रहा हूँ। यही है हमारी खूबियाँ ना, कि हमारी सभ्यता आज भी जैसी कि वैसी ही है। आगे कहते हैं गांधी जी, ट्रू देयर वर जंगहीप टू हियर एंड देयर बट देयर आर रिच ट्रेजर्स। कह रहे हैं कि ट्रू सत्य है, कह रहे हैं कि यह सत्य है, मैं यह बात मानता हूँ। देयर वर डंग हीप्स, की यहाँ गोबरों के ढेर जो हैं, हियर एंड देयर यानी कि इधर उधर पड़े हुए हैं। मैं मानता हूँ कि आपको लगेगा कि अरे ये पेरिस जैसा तो बहुत सुंदर नहीं लग रहा है, यहाँ रबड़ का रोड नहीं है, फैशनेबल नहीं है। तो चलिए इस बात को मैं मानता हूँ, ऐसा बात नहीं है कि मैं इस बात को अब एक्सेप्ट करने से इनकार करूँगा। मैं मानता हूँ कि हमारे यहाँ गोबरों का ढेर इधर उधर बिखरा हुआ आपको मिलेगा, लेकिन मैं आपको बता दूँ बट देयर आर रिच ट्रेजर्स, लेकिन मैं आपको ये बात बता देता हूँ क्लियर रूप से कि ये जो है, जो आप गोबरों का इधर उधर ढेर देख रहे हैं, ये जो हैं अच्छे खजाने हैं यहाँ के। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कहते हैं, ब्यूरिड अंडर देम, और इन्हीं गोबरों के नीचे जो है आपको जो है बड़े बड़े खजाने और अच्छे खजाने जो है दबे हुए दिखाई पड़ेंगे। इसका मतलब क्या, अब ये नहीं कि गोबर उठा के देखने लगिएगा कि खजाना दिख रहा है कि नहीं, उसको ज़रा समझिए, लॉजिकली समझिए। मतलब वो कि गोबरों का बड़ा महत्व है, उससे गोबर गैस बनता है ना, उससे बहुत सारा चीज़ हो जाता है ना, उससे गोईठा बनता है, ईंधन उत्पन्न किया जाता है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए कहा गया है कि उसके नीचे खजाना दबा हुआ है। एंड द रीज़न वाई इट हैज सर्वाइव्ड इज दैट द एंड विच हिंदुइज्म सेट बिफोर इट वॉज नॉट डेवलपमेंट अलॉन्ग मटेरियल बट स्पिरिचुअल लाइन्स ना। कह रहे हैं कि इसके नीचे खजाने दबे हैं, इसके आज तक जीवित रहने का कारण यही है ना। एंड द रीजन, यही सब रीजन है जो मैंने आपको बताया ना, यहाँ की आध्यात्मिकता, यहाँ की जो है आत्माओं से ना मिलन, यहाँ की जो है धर्म, यहाँ की हर चीज़ों को ना इतना अच्छे तरीके से देखना ना, यही सब कारण है कि भारत हिंदू आज भी जो है इन भौतिकता की जगह हो आध्यात्मिकता को विकास किया है ना। यानी इस भौतिकता, यानी जो भौतिक चीज़ों का उन्होंने विकसित किया है, विकास किया है, उन सारे मध्य में हमारा देश ने जो है आध्यात्मिकता को विकसित किया है। डेवलपमेंट अलोंग मटेरियल बट स्पिरिचुअल लाइंस ना, उन्होंने जो है मटेरियल को विकसित किया है यानी भौतिकता को, लेकिन हमारे देश ने क्या किया है, आध्यात्मिकता को जो है विकसित किया है। आगे कहते हैं आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर, आवर स्वराज डिपेंड नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वॉन्ट्स सेल्फ इंडल्जेंस। कह रहे हैं कि हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा स्वराज्य आसक्ति और चाहत के बढ़ने पर आधारित नहीं है ना। वॉन्ट्स सेल्फ इंडल्जेंस, बढ़ने पर आधारित नहीं, यानी हमारी चाहतों को यह बढ़ाता नहीं, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति जो है हमारी चाहतों को बढ़ाता नहीं है, बल्कि बट अपॉन रिस्ट्रिक्टिंग वॉन्ट्स सेल्फ डिनियल, बल्कि ये क्या करता है कि हमारी चाहतों को नियंत्रण में रखता है, हमारे चाहतों पर नियंत्रण लगाता है। ये हमारे चाहतों को और बढ़ाता नहीं है बल्कि उसको नियंत्रित करता है। ऐसी है हमारी सभ्यता। आगे कहते हैं यूरोपियन civilization is no doubt suited for the Europeans but it will mean ruin for India if we endeavor to copy it। कह रहे हैं कि यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट, यूरोपियन यानी यूरोप की सिविलाइजेशन है जो, वो नो डाउट कतई कोई संदेह नहीं है, सूटेड फॉर द यूरोपियंस की वहाँ की सभ्यता जो है वहाँ के लोगों के लिए अच्छी नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यूरोपियन सभ्यता जो है यूरोप के लोगों के लिए बहुत ही अच्छी है
ना, इसमें कोई संदेह नहीं है। बट इट विल मीन मतलब, लेकिन इसका एक अर्थ और भी निकलता है कि अगर हम उन सभ्यता के पीछे भागते हैं, कॉपी करते हैं, तो इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि हम अपने आप को बर्बाद नहीं करते हैं। यानी अगर हम उसके पीछे भागते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही बुरी बात है ना, हमारे लिए एक अच्छा संदेह नहीं है। दिस इज नॉट टू से दैट वी मे नॉट अडॉप्ट एंड assimilate whatever may be good and capable of assimilation by us, as it does not also mean that even the Europeans will not have to part with whatever evil might have crept into it। न कह रहे हैं कि इसका अर्थ कतई यह नहीं है कि हम उसे भी ग्रहण न करें, यानी कह रहे हैं कि वाट एवर मे बी गुड। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप जो है बिल्कुल उसको त्यागी दीजिएगा। जो उसमें अच्छा चीज़ लगे ना, और जिसको हम ना अपने साथ अपना सकते हैं, उन चीज़ों को हम अपनाएंगे भी ना, जो हमारे लायक होगा उसे अपनाएंगे। डज नॉट ऑल्सो मीन दैट इवन यूरोपियंस विल नॉट हैव टू पार्ट विद वॉट एवर विल एविल माइट हैव क्रेप्ट इनटू इट। कह रहे हैं कि हमें जो अच्छा लगे उनकी सभ्यता में, जो हमारे सभ्यता के अनुकूल हो, उन चीज़ों को हमें अपना भी लेना है। होता है ना कि बुरे लोगों के साथ भले ही रह रहे हैं, लेकिन उनकी बुराई को नहीं, उनकी अच्छाइयों को सीखना है। तो उसी तरह से जो है हमें उनमें जो अच्छा लगे उसे सीख लेना है, और जो बुरा है उसके लिए भी कह रहे हैं कि दैट इवन द यूरोपियंस विल नॉट हैव टू पार्ट। अगर कुछ बुरा है तो ये भी मेरा कहना है वहाँ के भी लोगों के लिए कि जो बुरा है तो उन चीज़ों को यूरोपियन लोगों को भी जो है छोड़ देना चाहिए। उन्हें भी जो है अपनी ही सभ्यता में जो उनको बुरा दिखाई दे रहा है उसे उन्हें भी अपनाना नहीं चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ हमें ही, वो भी अगर उस चीज़ों को छोड़ देते हैं बुराई को, तो ये एक अच्छी बात है। ये उनके लिए भी एक संदेश दे दिए हैं महात्मा गांधी जी, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं कि उनके लिए भी कुछ कह दिए। देखते हैं, द इंसेसेंट सर्च फॉर मटेरियल कंफर्ट्स एंड देयर मल्टीप्लिकेशन इज सच एन evil, and I make bold to say that the Europeans themselves will have to remodel their outlook। ना कह रहे हैं कि भौतिक सुखों के साधनों की सतत खोज और विकास की अगर बात करें तो एक ऐसी बुराई है जिसे मैं दया के साथ कह सकता हूं कि अगर भौतिक चीज़ों की हम पीछे भागते हैं, भौतिक चीज़ों की खोज करते हैं, तो ये है कि हमारे लिए बुराई है ना। ये चीज़ें जो हैं मैं दावे के साथ कहता हूं कि एक दिन यूरोपवासी स्वयं अपने दृष्टिकोण को बदलेंगे। कह रहे हैं कि रिमॉडल देयर आउटलुक, ना कह रहे हैं कि मेरा विश्वास है कि एक दिन वो भी जो है इन बुराइयों को जानेंगे कि भौतिकता की खोज जिस प्रकार से वो कर रहे हैं, उन्हें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छी नहीं है, जो कि उन्हें एक दिन समझ में आएगा और वो भी जो है अपने विचार को बदलेंगे ना। ये कह रहे हैं ना, दावे के साथ कह रहे हैं, if they are not to perish under the weight of the comforts to which they are becoming slaves। करें कि यदि वो विलासिता के इस बोझ तले मिट नहीं गए जिसका कि वे गुलाम हो रहे हैं, ना कह रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो वो जिसके गुलाम हो रहे हैं उसी के तले दब करके वो जो है मिट भी जाएंगे अगर वो उस चीज़ों को नहीं छोड़ते हैं। तो कह रहे हैं कि इट मे बी दैट माई रीडिंग इज रॉन्ग बट आई नो दैट फॉर इंडिया टू रन आफ्टर द गोल्डन फ्लिक इज नॉट कोट सर्टेन डेथ। कह रहे हैं कि अगर यह मेरा सोचना ना, ऐसा अगर मैं सोच रहा हूँ जो अभी मैंने बात कहा ना, इट मे बी दैट माई रीडिंग इज़ रॉन्ग, ना मेरा कहना, मेरा लिखना, अगर मेरा ये सोचना अगर गलत है तो लेकिन इतना तो मैं ज़रूर क्लियर हूँ, बट आई नो दैट फॉर इंडिया। कह रहे हैं कि उन लोगों के संबंध में अगर मैं गलत हूँ, हो भी सकता है कि उन लोगों के संबंध में मैं गलत हूँ, कि वो लोग अगर उन चीज़ों को नहीं अपनाएंगे तो वो भी बर्बाद हो जाएंगे। अगर मान लीजिए मेरा बात गलत है, वो बर्बाद नहीं होंगे, चलिए ये उनकी बात है ना, हो सकता है कि मैंने कहा कि वो भी बर्बाद हो जाएंगे लेकिन वो बर्बाद ना हो, लेकिन इतना तो मैं ज़रूर जानता हूँ कि भले वो बर्बाद हो या ना हो, बट आई नो दैट, लेकिन इतना तो मैं ज़रूर जानता हूँ कि अगर इंडिया इसके पीछे भागता है तो इंडिया की मृत्यु निश्चित है। ना कह रहे हैं कि लेकिन चलिए हो सकता है कि उन लोगों पर कहा हुआ मेरा बात गलत हो सकता है, लेकिन हमारे ऊपर ये बिल्कुल ही सही साबित होगा और हम जो हैं उन चीज़ों को अपनाते हैं तो वास्तव में जो है हम अपने आप को, अपने सभ्यता को बर्बाद कर बैठेंगे। लेट अस इनग्रेव ऑन आवर हार्ट्स द मोटो ऑफ अ वेस्टर्न फिलोसफर। ना कह रहे हैं कि आइए मैं आपको बताता हूँ कि लेट अस इनग्रेव ऑन आवर हार्ट्स द मोटो ऑफ वेस्टर्न फिलोसफर। ना कह रहे हैं यहाँ पे कि एक पाश्चात्य दार्शनिक का यह कथन हम अपने
हृदय में अंकित कर लेते हैं। ना कह रहे हैं कि मोटो ऑफ अ वेस्टर्न फिलोसफर हार्ट्स आवर हार्ट्स। एक दार्शनिक, एक फिलोसफर ने एक कथन कहा है, एक स्टेटमेंट कहा है, जिसको हम अपने ना हृदय में रख लेते हैं, जो हमारे जीवन को जीने में बहुत ही काम करेगा, सहायक होगा। और वो कथन ये है, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सदा रहन और उच्च विचार। इस चीज़ों को आप सभी जो है अपने हृदय से रख लें और इस आधार पे अपने जीवन को भी जिएं, ना इसे फॉलो करें आप। टुडे इट इज सर्टेन दैट द मिलियंस कैनॉट हैव हाई लिविंग एंड वी द फ्यू हु प्रोफेस टू डू द थिंकिंग फॉर द मासेस रन द रिस्क इन अ वेन सर्च आफ्टर हाई लिविंग ऑफ मिसिंग हाई थिंकिंग। करें कि निश्चित है कि आज लाखों लोग जो है उच्च जीवन शैली को ही ना रख रहे हैं, उच्च जीवन शैली में ही विश्वास कर रहे हैं। हम लोग थोड़े से लोग जो सर्वाधिक के लिए ऐसा सोचते हैं, एक खतरा मोल लेते हैं। उच्च विचार की जगह उच्च जीवन शैली एक निरर्थक खोज है, ना हाई लिविंग ऑफ मिसिंग हाई थिंकिंग। कह रहे हैं कि अगर हम उच्च जीवन शैली की जगह उच्च विचार रखते हैं तो ये हम सब के लिए एक अच्छी खोज है और एक हम सब के लिए अच्छा जीवन जीने का सलीका भी है। आगे देखते हैं 26 में क्या कहते हैं। सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म कंसिस्ट नॉट इन द मल्टीप्लिकेशन बट इन द डेलिब्रेट एंड वॉलंटरी रिस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स। कह रहे हैं महात्मा गांधी जी कि वास्तव में जो है सिविलाइजेशन यानी वास्तव में सभ्यता का जो वास्तविक अभिप्राय है, सेंस ऑफ द टर्म ना, जो वास्तविक अभिप्राय है वह चाहतों की सीमाहीन वृद्धि नहीं। अब गलत मत सोच लीजिएगा, चाहतों की सीमाहीन वृद्धि नहीं बल्कि बलपूर्वक उस पर नियंत्रण करना है। मल्टीप्लिकेशन बट इन द डेलिब्रेट ऑफ वॉलंटरी रिस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स, है ना। रिस्ट्रिक्शन मतलब प्रतिबंध होता है और वांट मतलब हमारी इच्छाएं होती है, यानी बलपूर्वक हमारी चाहतों पर नियंत्रण करता है। ठीक है। दिस अलोन इंक्रीजेज and promotes contentment, real happiness and capacity for service। केवल यही संतोष को पैदा करता है और वास्तविक सुख एवं सेवा के भाव को भी दिखलाता है। ठीक है। प्रोमोट्स कंटेंटमेंट ना, संतोष, रियल हैप्पीनेस वास्तविक खुशी और कैपेसिटी को जो है दर्शाता है। जब हम चाहतों पर नियंत्रण रखेंगे तो इससे हमें जो है खुशी मिलेगी, संतोष मिलेगा ना, ये सब चीज़ें जो है हमें मिलेगा देखने को। देखिए यहाँ पे अलोन वर्ड का यूज किया गया है। अलोन एक लोनली, दोनों का मतलब होता है अकेला। इसके बारे में जानने के लिए पिछला मेरा वीडियो देख लीजिएगा, एक दिन मैंने इसी पे वीडियो बनाया हुआ है, अलोन vs लोनली करके, दोनों वर्ड्स में क्या अंतर होते हैं। चलिए लास्ट पैराग्राफ देखते हैं और आज ख़त्म करते हैं, इसको पढ़ करके देखते हैं क्या है। अ सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी बट अबव अ सर्टेन लेवल इट बिकम्स अ हिंड्रेंस इंस्टीड ऑफ हेल्प। कह रहे हैं कि एक निश्चित सीमा तक ना, अ सर्टेन डिग्री, एक निश्चित सीमा तक भौतिक सुख आवश्यक है ना। हार्मनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी, हार्मनी ना संगत और हम कंफर्ट इज नेसेसरी ना आवश्यक है, बट लेकिन निश्चित सीमा के बाद यह जो है हमारे लिए सहायक नहीं बल्कि यह हमारे लिए खतरनाक हो जाता है। कोई भी चीज़ अगर आप अगर उसको लिमिट में रह के करिएगा तो वो आपके लिए सहायक होगा, लेकिन आप लिमिट से बाहर जाएंगे तो आपके लिए सहायक नहीं बल्कि वो आपके लिए खतरनाक बन सकता है, क्लेश बन सकता है। ठीक है। Therefore the ideal of creating an unlimited number of wants and satisfying them seems to be a delusion and a snare। कह रहे हैं आगे महात्मा गांधी जी, अतः अंतहीन इच्छाएं करना और उनकी पूर्ति का प्रयास करना एक भ्रम और पागलपन प्रतीत होता है। ठीक है। The satisfaction of one's physical needs, even the intellectual needs of one's narrow self must meet at a certain point a dead stop before it degenerates into a physical and intellectual worthlessness। कह रहे हैं आगे बता रहे हैं कि किसी भी भौतिक एवं बौद्धिक आवश्यकताओं की एक सीमा समाप्त होनी चाहिए। ठीक है। जो भी हमारी जो हमारी इच्छा है उसकी एक सीमा होनी चाहिए ना, उसकी एक भौतिक सीमाएं होनी चाहिए। इसके पूर्व की वह बौद्धिक लिप्सा का रूप ले ले, उसको हम जो है अपने नियंत्रण में रखें। अ मैन मस्ट अरेंज his physical and cultural circumstances so that they do not hinder him in his service of humanity on which all his energies should be concentrated। ठीक है। लास्ट हमारा पैराग्राफ था
कह रहे हैं, एक बार फिर से पढ़ देते हैं। अ मैन मस्ट अरेंज हिज फिजिकल एंड कल्चरल सर्कमस्टेंसेस सो दैट दे डू नॉट हिंडर हिम इन हिज सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी ऑन विच ऑल हिज एनर्जी शुड बी कॉन्सेंट्रेटेड। हर किसी को अपनी भौतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण तैयार रखना चाहिए ताकि वह मानवता की सेवा से पीछे न रह सके और उसकी पूरी शक्ति पर केंद्रित भी हो सके। ठीक है, तो ये था हमारा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। ये प्रो सेक्शन का पहला चैप्टर था। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को बार बार देख करके इसे समझने की कोशिश करें और खुद से भी बुक लेकर के इसका रीडिंग लगाएं और अर्थ निकालने की कोशिश करें। ठीक है, तो इसमें बस इतना ही। इसके बाद मैं तुरंत ही जो है इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव वीडियो लेके आऊँगा, ऑब्जेक्टिव, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का ना 30 या 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। और उस वीडियो में आपको जो है ऑब्जेक्टिव पेज डाउनलोड करने के लिए पीडीएफ का लिंक दे दूंगा और इस चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर है उसका भी जो है मैं लिंक आपको दे दूंगा नेक्स्ट वाले वीडियो में। वहाँ से जो है ऑब्जेक्टिव भी डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ, और जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी पीडीएफ विद आंसर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन बाय।